हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज एक नए विषय के साथ हम शुरुआत करते हैं और ये नया विषय है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। इस विषय की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस विषय के अंदर हम किन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इन अलग अलग टॉपिक्स की यूपीएससी के एग्ज़ाम्स और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स के अंदर क्या वेटेज रहती है और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और यूपीएससी मेंस के अंदर इन्वायरमेंट का कौन सा टॉपिक जो है वो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम यही शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, पहला टॉपिक जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो होगा पारितंत्र। पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स के अंदर हम पढ़ेंगे फूड चेन क्या होती है, न्यूट्रिशन साइकिल क्या होती है, फूड वेब क्या होता है और इनमें किस प्रकार से एनर्जी का फ्लो होता है। तो ये सभी बातें, और इकोसिस्टम्स कितने प्रकार के होते हैं, वो किस प्रकार से एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, सेल्फ रेगुलेशन होती है या नहीं होती है, ये सभी बातें हम जो है इकोसिस्टम्स के अंदर करेंगे। और इकोसिस्टम के टॉपिक से जो है वो यूपीएससी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो हर साल आता है। दूसरा टॉपिक जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे वो रहेगा आपका जैव विविधता। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी। और ये जो बायोडाइवर्सिटी का जो टॉपिक रहेगा ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जैसे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन से जुड़ी हुई संस्थाएं कौन कौन सी हैं, जैसे IUCN है, WWF है, वो ये सभी संस्थाएं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए किस प्रकार से मैनेज करती हैं, कौन से इंटरनेशनल लॉज हैं, कौन से नेशनल लॉज हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो ये बायोडाइवर्सिटी का टॉपिक है, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और इस टॉपिक से इन्वायरमेंट के सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्री एग्ज़ाम के अंदर आते हैं और क्वेश्चंस की संख्या हर बार कम से कम 7 से 8 रहती है। इन्वायरमेंट के अंदर हम तीसरा टॉपिक जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे वो रहेगा आपका पोल्यूशन या प्रदूषण। ये टॉपिक भी आपका प्री और मेंस दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। और इस टॉपिक से आपके प्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं। और ये टॉपिक जो है आजकल जो है जो नेशंस के प्रमुख हैं जब वो मिलते हैं तो भी प्रदूषण जो है उनके बीच की चर्चा का एक मुद्दा रहता है। जैसे अभी हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से जब मिले हैं तो प्रदूषण, वायु प्रदूषण जो है वो भी एक चर्चा का मुद्दा रहा है। और इस टॉपिक के अंदर हम जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स ये कितने प्रकार का होता है, कितनी कैटेगरी होती है इसके अंदर, और कौन कौन सी गैसें जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर जो है शामिल होती हैं। तो ये सभी मुद्दे जो है हम प्रदूषण के अंदर चर्चा करते हैं। और प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और सरकार की तरफ से जो है कौन कौन सी नीतियाँ या कौन कौन से कदम जो है वो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर उठाए जाते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा जो है हम प्रदूषण के अंदर करेंगे। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो इन्वायरमेंट के अंदर डिस्कशन का रहता है वो रहता है जलवायु परिवर्तन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लाइमेट चेंज। और ये टॉपिक भी आपका प्री और मेंस दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक से आपके प्री के अंदर जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो हर वर्ष आते हैं। इस टॉपिक के अंदर जो है हम हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए जैसे कौन कौन से कदम उठाते हैं उन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि विश्व के अंदर जो है क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए बढ़ते हुए तापमान को, जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ रहा है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन बनाया गया है। इसके क्या क्या कार्य हैं, ये किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम करने में सहायक हो रहा है, तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा जो है हम क्लाइमेट चेंज के टॉपिक में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर चर्चा का रहता है पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये टॉपिक जो है वो आपकी मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे जो दैनिक जीवन के जो कार्य हैं वो पर्यावरण के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं, उनका क्या दूरगामी और शॉर्ट टर्म का प्रभाव है। तो इन सब, और सरकारें जो है इन पर्यावरणीय प्रभावों को दूर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए किस प्रकार की नीतियां बना रही हैं, और कंपनियों को कौन से रूल रेगुलेशंस
को फॉलो करना होता है, तो इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा जो है वो इस सेगमेंट में की जाती है। बट ये टॉपिक जो है आपके मेंस के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है। तो ये 5 टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर जो है हम विस्तृत चर्चा जो है इस इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की क्लासेस के अंदर करेंगे, और इसको हम क्रमवार और सिलसिलेवार जो है इन सभी टॉपिक्स को हम देखेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। अब सबसे पहली बात ये है कि पर्यावरण है क्या। किसी भी जीव या किसी भी स्पीसीज के चारों तरफ जो है एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। किसी भी प्रजाति के चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं जो उस जीव को प्रभावित करती हैं उसे उसका इन्वायरमेंट कहते हैं। और इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर जो है हम इन्वायरमेंट के 2 कंपोनेंट्स के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। और इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम के 2 मेनली कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट को हम कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, इसको हिंदी में कहेंगे जैविक घटक, और दूसरे कंपोनेंट को कहते हैं हम एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक। अब आपके बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं ऑल लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन योर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो इस जैविक घटकों के अंदर, पर्यावरण के जैविक घटकों के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज एंड ऑल टाइप ऑफ फंजाई आर इंक्लूडेड इन योर बायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक घटक। तो कई बार जैसे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से ये कहेगा कि इनमें से कौन सा पर्यावरण का एक जैविक घटक है या कौन सा एक अजैविक घटक है। तो इस पार्ट से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसलिए कृपया इस विषय को ध्यानपूर्वक समझें। इन्वायरमेंट का दूसरा जो कंपोनेंट या घटक होता है वो होता है एबायोटिक कंपोनेंट या अजैविक घटक। इसके अंदर सभी प्रकार के नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, तापमान है। तो ये सभी चीज़ें जो है एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंतर्गत आती हैं। तो ये रहा आपका इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स। एबायोटिक में क्या होगा, बायोटिक में क्या होगा, ये हमने चर्चा कर ली है। नेक्स्ट जो है आपका है इकोलॉजी। अब ये इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या होता है। अब इकोलॉजी के अंदर जो हम ये जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ किस प्रकार से इंटरेक्ट करती हैं, या ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इनके बीच में किस प्रकार से इंटरेक्शन या अंतःक्रिया होती है, इन सभी विषयों का अध्ययन जो है वो पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, पारिस्थितिकीय संगठन के स्तर। इकोलॉजी के अंदर जो है हम किन किन संगठन के स्तरों की चर्चा करते हैं या किन किन बातों को हम पढ़ते हैं, तो अब हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन एन इकोलॉजी। जो इकोलॉजी की जब हम स्टडी करते हैं तो इसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है स्टडी की या अध्ययन की जो मूलभूत इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई जिसका हम अध्ययन करते हैं वो उसको हम कहते हैं हिंदी में व्यष्टि और इंग्लिश में कहते हैं इंडिविजुअल। ये जो व्यष्टि होती है ये किसी भी एनिमल की हो सकती है, जैसे बाघ एक व्यष्टि है, शेर है, चीता है, भालू है, हाथी है, हिरण है। तो किसी भी जीव के एक सिंगल इंडिविजुअल काउंट को हम जो है व्यष्टि या इंडिविजुअल्स कहेंगे। और जब ये जैसे व्यष्टियाँ जो है जब संख्या में ज़्यादा हो जाती हैं तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन या समष्टि। समष्टि के अंदर एक ही प्रकार की स्पीसीज या एक ही प्रकार की प्रजाति के अनेक जीव शामिल होते हैं। तो अब व्यष्टि और समष्टि में क्या अंतर हुआ। व्यष्टि के अंदर एक इंडिविजुअल स्पीसीज या एक सिंगल प्रजाति या उसके एक जीव का अध्ययन किया जाता है, और पॉपुलेशन के अंदर एक ही प्रजाति के अनेक जीवों का अध्ययन किया जाता है। ये जीव जो है एक विशेष स्थान के अंदर रहते हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोलॉजी में जब हम स्टडी करेंगे तो तीसरे नंबर पर हम स्टडी करेंगे समुदाय या कम्युनिटी। इसका अर्थ क्या है, तो अभी हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। किसी भी कम्युनिटी या समुदाय के अंदर कई प्रकार की या एक से ज़्यादा समष्टियाँ होती हैं। इसका अर्थ ये है कि
किसी भी कम्युनिटी के अंदर बाघ की पॉपुलेशन हो सकती है, चीता की हो सकती है, हाथी की हो सकती है, अलग अलग जीवों की समष्टियाँ या पॉपुलेशंस हो सकती हैं। ये सभी समष्टियाँ कम्युनिटी के अंतर्गत आती हैं, एक विशेष स्थान पर रहती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो ये रहा आपका कम्युनिटी। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन का रहेगा हमारा पारितंत्र। पारितंत्र जो है वो कई प्रकार का होता है। इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स, जैविक और अजैविक घटक आते हैं। तो इस ये जो इकोसिस्टम है इसको हम डिटेल से थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे। तो इकोसिस्टम के अंदर जो है हम इन्वायरमेंट के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बीच की जो इंटरेक्शन होती है उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोम। बायोम या हिंदी में कहते हैं इसको जीवोम। ये जीवोम या बायोम क्या होते हैं? ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जलवायु समान रहती है, जैसे सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या हिंदी में कहेंगे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, टैगा वन। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जहाँ पे सिर्फ एक विशेष प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्र, मतलब पूरे क्षेत्र के अंदर सिर्फ एक प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे ठंड ज़्यादा हो सकती है, वहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो सकती है। तो इस प्रकार के एक बड़े क्षेत्र को हम बायोम कहते हैं। और कई सारे या अनेक बायोम के मिलने से जो बनता है उसे कहते हैं जीवमंडल, या इंग्लिश में कहेंगे बायोस्फीयर। इस बायोस्फीयर के अंदर आपका स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों आते हैं। और जीवमंडल की शुरुआत कहाँ से होती है? कोई भी सागर या महासागर, उसकी बॉटम से लेके आपके ट्रोपोस्फीयर, जहाँ तक जीवन या जीवों या प्रजातियों या स्पीसीज़ के रहने की संभावना होती है, तो इस पूरे क्षेत्र के अध्ययन को हम जो है बायोस्फीयर कहते हैं। तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो है हम इकोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे छोटी यूनिट इकोलॉजी के अंदर स्टडी के लिए रहेगी आपकी वेस्टी, इसको इंडिविजुअल्स कहेंगे। और सबसे बड़ी यूनिट रहेगी आपकी जीवमंडल या बायोस्फीयर। अब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट ये है कि हमने कहा था कि हम जो है इकोसिस्टम की जो चर्चा है इसको थोड़ा विस्तार देने का प्रयास करेंगे कि भाई इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इकोसिस्टम्स को मेनली दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है एक्वेटिक। एक्वेटिक इकोसिस्टम, एक्वेटिक का मतलब होता है जलीय पारितंत्र। अब इस एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी होती है नेचुरल और दूसरी कैटेगरी होती है आर्टिफिशियल। इसका अर्थ ये हुआ कि एक प्राकृतिक जलीय पारितंत्र और एक आर्टिफिशियल का मतलब है एक कृत्रिम जलीय पारितंत्र। अगर हमारे से कोई पूछे कि एक्वेटिक के उदाहरण क्या होंगे, तो नदी, तालाब, झील, समुंदर, जो भी जल से जुड़े पारितंत्र हैं वो सभी आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगर हमसे पूछे नेचुरल का एग्जाम्पल कौन कौन सा होगा, तो कोई सागर है, कोई महासागर है, नदी है, कोई झील है, तो ये सभी नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स होंगे। अब पूछे कि आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स क्या होंगे, तो इसके अंदर आएगा एक्वेरियम, मछली घर, या गाँवों के अंदर जो है हम वर्षा के जल संग्रहण के लिए हम जो खोद के बनाते हैं तालाब, पोंड्स, वो किसके अंतर्गत आएंगे? वो एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंदर, आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगे। तो इकोसिस्टम की पहली कैटेगरी रही आपका एक्वेटिक और दूसरी कैटेगरी होती है आपकी टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल या स्थलीय पारितंत्र। अभी जो स्थलीय पारितंत्र होता है इसकी भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र। अब इस प्राकृतिक स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल होंगे आपका वन, और आर्टिफिशियल स्थलीय पारितंत्र के एग्जाम्पल्स होंगे आपका खेत, स्कूल, घर, शहर, जिनको भी ह्यूमन बींग्स ने कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? आर्टिफिशियल के अंदर। और जैसे फॉरेस्ट है वो किसके अंदर आएगा? नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अभी नेचुरल के अंदर आपका डेजर्ट भी आएगा, डेजर्ट आएगा, फॉरेस्ट आएगा। और आर्टिफिशियल के एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। अब ये हो गया आपके इकोसिस्टम्स के टाइप। अभी अगली चर्चा में हम करेंगे कि जो इकोसिस्टम्स होते हैं इनके काम क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं।
तो इकोसिस्टम का पहला फंक्शन होता है एनर्जी फ्लो या ऊर्जा का प्रवाह। हमने अपनी पूर्व की कक्षाओं के अंदर फूड चेन्स के बारे में पढ़ा है। फूड चेन्स के अंदर एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। इसको ऐसे समझने का प्रयास करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फूड चेन का कि हमने ले लिया घास। घास को खाया हिरन ने और हिरन को खाया शेर ने। ये हमने एक सिंपलेस्ट फूड चेन का एग्जांपल ले लिया। इस फूड चेन के अंदर जो है 3 जीव है। इसको हम कहेंगे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, इसको कहेंगे सेकंड ट्रॉपिक लेवल, इसको हम कहेंगे थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो हमने ये बताया कि इकोसिस्टम का काम होता है एनर्जी फ्लो करना, एक जीव से दूसरे जीव में एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, जब किसी फूड चेन में जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस स्टेज के ऊपर फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के ऊपर अगर 100% एनर्जी है, तो यहाँ पे 100 का 10% सिर्फ 10 एनर्जी शिफ्ट होगी, और यहाँ पे जो है अगले स्टेप के अंदर जो है इस 10% का 10% ओनली 1% एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा। तो इसको 10% का ला या 10% का नियम भी कहते हैं। इसका अर्थ ये होगा किसी भी खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जब हम जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा का हस्तांतरण या ट्रांसफ़र होता है। इकोसिस्टम का दूसरा काम होता है पोषक तत्वों का चक्रण या न्यूट्रिशन साइकिल। न्यूट्रिशन साइकिल का मतलब ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, तो इनका इकोसिस्टम के अंदर जो है फ्लो या चक्रण जो है वो इकोसिस्टम्स के माध्यम से होता रहता है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूट्रिशन साइकिल्स होती है, इसकी चर्चा जो है हम अगली कक्षाओं के अंदर करेंगे। विस्तार इनको देने का प्रयास जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। और इकोसिस्टम का जो अगला काम है वो है पारिस्थितिकीय अनुक्रमण प्रक्रिया द्वारा नए पारितंत्र का निर्माण करना या नष्ट हुए पारितंत्र को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करना। ये पारिस्थितिकीय अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इस पॉइंट को ऐसे समझे कि सपोज करो कि आपका एक इकोसिस्टम है डेजर्ट या मरुस्थल, एक आपके पास मरुस्थलीय पारितंत्र है। अगर वहाँ पर मरुस्थल के अंदर वर्षा सही होती है, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों को मैनेज किया जाता है, तो अगर मानवीय प्रयासों से अगर एक मरुस्थलीय पारितंत्र एक चारागाह में या घास भूमि में या अगर वन में बदल जाता है तो इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और दूसरा ये है कि अगर मान लिया कोई वन अगर उसके अंदर आग लग गई है तो सारे वन के जो है पेड़ जो है वो जल जाएंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो वन जो है वो पुनः प्राप्त कर लेना आपका क्या कहलाता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। समय के साथ जो पेड़ जल गए हैं वो पुनः प्राप्त हो जाते हैं और जो वन पारितंत्र था उसकी हमें पुनः प्राप्ति हो जाती है, इसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन के द्वारा नए पारितंत्रों का निर्माण, जैसे मरुस्थल से आपका चारागाह का या घास भूमि का निर्माण करना, अथवा नष्ट हुए पारितंत्र, जैसे मान लिया कोई वन जो है वो आग के द्वारा नष्ट हो गया है तो उसको पुनः से प्राप्त करना, ये काम किसका है, ये इकोसिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पारिस्थितिकीय संतुलन को सौम्य अवस्था द्वारा बनाए रखना, मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस स्थापित करना, ये काम किसका है, इकोसिस्टम का। तो ये हमने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम कितने प्रकार का होता है, इकोसिस्टम के कार्य क्या हैं, ये हमने सभी चीज़ों को हमने पढ़ने का प्रयास किया है। अभी हम जो ये एक हमने बात देखी इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसके ऊपर जो है हम एक दोबारा से चर्चा करेंगे। इकोलॉजिकल सक्सेशन या पारिस्थितिकीय अनुक्रमण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि समय के साथ बायोलॉजिकल कम्युनिटी के अंदर चेंजेस आते हैं। जैसे एक मरुस्थलीय पारितंत्र है, इस पारितंत्र के अंदर बहुत कम जो है प्रजातियां, जीवों की प्रजातियां मिलती हैं, लेकिन समय के साथ इस मरुस्थलीय पारितंत्र में बदलाव आ सकता है और ये मरुस्थलीय पारितंत्र जो है वो वन भूमि के अंदर या वन
के अंदर चेंज हो सकता है या चरागाह के अंदर चेंज हो सकता है, तो इस मरुस्थल का चारागाह या घास भूमि में या ग्रास लैंड के अंदर चेंज होना जो है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। इसको दूसरे ढंग से समझते हैं, अगर मान लिया कोई फॉरेस्ट है, अगर वो फॉरेस्ट जो है वो फॉरेस्ट फायर से नष्ट हो जाता है, तो इस फॉरेस्ट को दोबारा से प्राप्त करना समय के साथ, ये भी आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाता है। तो ये रही हमारी आज की चर्चा, और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताया है कि जो हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के जो क्लासेस लेंगे उसके अंदर हम किन किन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे और किन किन टॉपिक्स को विस्तार देने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लाभान्वित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक्स को अगली क्लास में लेकर मैं आप दोबारा से आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।